हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। तो जितने भी स्टूडेंट्स डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो फिर आपका एनडीए हो, सीडीएस, एफकैट या फिर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, तो आप डेफिनेटली अपना जो स्कोर है वो बूस्ट करना चाहेंगे जीके के अंदर। तो अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं जा रहा जीके के अंदर, तो आप इस बैच को जो मैंने स्टार्ट किया है प्रथम कदम नाम से, इसको ज्वाइन करें। और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो क्या पता चीज़ें आपको अच्छे से समझ ना आए, तो आप जो फर्स्ट क्लास है उससे स्टार्ट करें ताकि हर एक चीज़ आपको स्मूथली समझ आए। और साथ में आपका जो स्कोर बूस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको टॉपिक क्लियर कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी यहाँ पे कराए जाएंगे। पर मैं इसके अलावा एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा आपको कि ये जो नोट्स हैं इनको आप ज़रूर रिवाइज करें, और इन नोट्स की पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं एग्जाम टॉक्स नाम से, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम पे भी। अगर एक चीज़ और इसके साथ में आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, वो है प्रैक्टिस सेशन। अभी रिसेंटली क्या है, मैंने प्रैक्टिस सेशन जो है वो स्टार्ट किए हैं, जहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, पॉलिटी से रिलेटेड भी, हिस्ट्री से भी और ज्योग्राफी से भी। अभी जो हम प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, जो कि लगभग आपके पास 1200 के समथिंग क्वेश्चन रहने वाले हैं। ऐसे ही हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के भी अगर आप ये करके जाते हैं तो डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में बना के आएंगे, एग्जाम में फोड़ के आएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास नंबर कौन सी है भाई, ये 19th क्लास है, और प्रियम्बल का जो टॉपिक है वो आज हम करने वाले हैं। तो अब इसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। तो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रियम्बल से रिलेटेड। और इसके अंदर अगर हम बात करें प्रियम्बल का मीनिंग क्या है, प्रियम्बल का जो मीनिंग है वो होता है प्रीफेस या इंट्रोडक्शन। कई बार हम बुक्स खोलते हैं और बुक्स के सामने क्या मिलता है, आपको एक इंट्रोडक्शन मिलता है उस बुक का, कि इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो वही चीज़ प्रियम्बल के साथ भी है कि प्रियम्बल जो है वो इंट्रोडक्शन है। पर किस चीज़ का इंट्रोडक्शन है ये, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आप ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा प्रियम्बल। यानी अगर आप प्रियम्बल पढ़ लेते हैं और प्रियम्बल को समझ लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा भारत का संविधान क्या कहना चाहता है, क्या आपको अधिकार दे रहा है भारत का संविधान, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये जो प्रियम्बल है वो मैं आपको दिखाऊं बीगा कि क्या क्या वर्ड हैं उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करी गई हैं। तो बात तो ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी दूसरी कंट्रीज से हमने चीज़ें देखी हैं और उसके हिसाब से हमने फिर ऐड की हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो प्रियम्बल का आइडिया है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका भी हमें इंट्रोडक्शन या प्रीफेस बनाना चाहिए, तो ये जो आइडिया है ये हमने लिया था कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो दुनिया का जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रियम्बल से स्टार्ट होता है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए का। और वहीं से चीज़ें हमने देखी और हमने उठा के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपने हिसाब से ऐड करी। भाई क्वेश्चन हर एक बना के आओगे अगर चीज़ें समझोगे तो। और डेफिनेटली मेरे को इस बात का यकीन है कि जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं वो पूरे तरीके से डेडिकेटेड, समर्पित हैं अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इस चीज़ को अगर आप इजीली देखते हैं प्रथम कदम बैच को, तो जितने भी क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस सेशन में कराऊंगा डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन आप बना के आओगे वहाँ पे, और आपको रियलाइज़ होगा वहाँ पे मैंने ये भी लिखा है कि ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया है, कब आया है, सारी चीज़ें, और आप उसको जरूर अटेंड करें। अब हमने आइडिया तो ले लिया यूएसए से और उठा के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड भी कर दिया, पर बात कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो बात स्टार्ट होती है प्रियम्बल की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इंट्रोड्यूस कौन करता है, जवाहरलाल नेहरू। अब इसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब इंट्रोड्यूस किया, इसने कहा कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई है उसका मकसद क्या है, कैसा वो संविधान भारत के लोगों के लिए बनाना चाहती है, ये बात इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताई। और जो बात नेहरू ने बताई उन्हीं बातों को एक्सेप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ठीक है, एक्सेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब, ऑन 22 जनवरी 1947। जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस तो किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब, 13 दिसंबर
1946 को, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसे एक्सेप्ट कर लिया 22 जनवरी 1947। ये चीज़ें यहाँ तक चलती रही, पर फाइनली क्या होगा, फाइनली आपका आएगा 26 नवंबर 1949। इस दिन जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसके अंदर थोड़े बहुत बदलाव करके आपका इसको बना दिया गया प्रीएम्बल, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वही आगे जाके क्या बनेगा, इस दिन प्रीएम्बल जो है वो बन जाएगा। तो आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। क्वेश्चन आता है कि वो प्रीएम्बल हमने लिया कहां से है, तो यूएसए से। क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने इंट्रोड्यूस किया, कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट किया, और ये जो प्रीएम्बल है उसे कब बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, तो इसको भी एक्सेप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 26 जनवरी 1949 को ही। ये चीज़ें सारी यहाँ तक चलेंगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो डेफिनेटली जो प्रीएम्बल है उसको अमेंड किया जा सकता है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया आपका क्या, प्रीएम्बल के अंदर कुछ चीजें ऐड करी गई। तो 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें कुछ चीजें ऐड करी गई प्रीएम्बल में। क्या क्या, 3 वर्ड थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये जो 3 वर्ड हैं ये प्रीएम्बल के अंदर ऐड किए गए। तो अगर पूछे प्रीएम्बल को कब अमेंड किया गया, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्या क्या चीजें ऐड करी गई, तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। अब कहोगे सर इसका मीनिंग तो नहीं पता, मीनिंग तो बताओ। तो ये मीनिंग सारे अब समझाऊंगा, आगे प्रीएम्बल आपको दिख रहा होगा। तो भाई इस क्लास के नोट्स आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। डाउट है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं, और यहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो इन हैंडल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और सब्सक्राइब भी करें, आपका अपना चैनल है। अब आते हैं भाई प्रीएम्बल पे। तो हमारा जो प्रीएम्बल है वो दिखने में कुछ ऐसा है। ये एनसीईआरटी बुक्स के अंदर जो होता है वहां से आपकी कॉपी ली गई है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप खोलोगे ना सबसे पहले, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये पेज दिखेगा। साइड में डेकोरेशंस भी हैं, इनकी डेकोरेशन किसने करी है वो मैंने पहले ही बता दी थी, नंदलाल बोस ने इसको डेकोरेट किया था, ठीक है। और लिखा किसने वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सारी चीज़ें मैं थोड़ी ना बताऊंगा यार, 1-2 तो बताओ, क्योंकि ये मैंने पहले बता दी हैं। अब आते हैं भाई प्रीएम्बल के ऊपर। तो इसमें लिखा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल। अब जो प्रीएम्बल है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमेनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए। अब जो क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जो प्रीएम्बल है उसमें जो वर्ड्स आपके लिखे गए हैं उनको सीक्वेंस वाइज अरेंज करो। सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। यानी भारत जो है वो एक सोवर्जन कंट्री है, एक सोशलिस्ट कंट्री है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। अब आते हैं क्या है सोवर्जन का मीनिंग। सोवर्जन जो है ये जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है कि जो भारत है वो किसी और कंट्री के दबाव में आके अपने फैसले नहीं लेगा। भारत एक आज़ाद देश है और वो अपने निर्णय जो है या डिसीजंस जो हैं वो खुद लेगा। तो ये होता है सोवर्जन का मतलब। सोवर्जन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट या आज़ाद, कि भारत किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, फुली वो इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस को लेने में, ठीक है। तो सोवर्जन का मीनिंग समझ आ गया। अब सेकंड मीनिंग पता होना चाहिए, अगर स्टेटमेंट में आते हैं तो हम बता सकें, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैं आपको कराऊंगा। सेकंड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है समाजवादी, यानी भारत जो है एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जहाँ पे हर एक व्यक्ति के साथ समान ट्रीटमेंट किया जाएगा, या सारी की सारी जो सरकार है वो भारत के लोगों के लिए या भारत के समाज के अंदर सुधार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सोशलिज्म जो है वो आपका रसिया में और इन कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलता है। सेकुलर की अगर बात करें तो सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी जो भारत एज ए कंट्री किसी एक धर्म को प्रेफरेंस नहीं दे सकता या किसी एक धर्म को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। भारत के अंदर हर एक धर्म को समान रूप से देखा जाता है और समान रूप से इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक धर्म के साथ भेदभाव करना स्टार्ट कर दे दूसरे के साथ।
अच्छा करना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं है। सभी धर्मों को इक्वल स्टेटस जो है वो दिया गया है। सेकुलर का मीनिंग होता है ये। अगर ये बात करें, ये तो है इंडिया में। अगर पाकिस्तान की बात करें ना, तो पाकिस्तान का कंट्री का ही रिलीजन बता रखा है उन्होंने कि पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, ठीक है। जबकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, कहा कि इंडिया एक हिंदू रिपब्लिक है या ऐसा कुछ। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जहां पे जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड हो वहां के लोगों के द्वारा। मान लो इंडिया क्या है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्यों डेमोक्रेटिक कंट्री है? क्योंकि यहाँ पे जो सरकार है उसको भारत के लोग चुनते हैं, ना कि सरकार अपनी मन मर्जी से कोई भी आदमी बना लेगा। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पे सरकार इलेक्टेड हो वहाँ के लोगों के द्वारा। अब आता है नेक्स्ट वर्ड, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीनिंग होता है, क्या होता है भाई? रिपब्लिक का मतलब होता है जहां पे प्रेसिडेंट, क्या, जहां पे प्रेसिडेंट आपका इलेक्टेड हो। क्या हो? जहां पे प्रेसिडेंट इलेक्टेड हो, चाहे वो डायरेक्ट तरीके से इलेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट तरीके से। इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, पर इलेक्टेड है। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जहां पे राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट इलेक्टेड हो उसको बोलते हैं रिपब्लिक आपका। तो आई थिंक ये जो वर्ड्स हैं ये आपको मीनिंग पता लग गया होगा, और ये भी पता लग गया होगा कि सबसे पहले आता है सोवर्जन, फिर सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक और फिर रिपब्लिक। इस सीक्वेंस को भाई जरूर जरूर याद रखना होगा। क्या करना होगा? जरूर याद रखना होगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो। आगे जो हमारा जो प्रियम्बल है वो हमें बताता है कि हमारे संविधान में किस टाइप का संविधान बनाया गया है। तो इसमें न्याय की बात करी गई है कि भारत के हर एक नागरिक को सामाजिक न्याय मिलेगा, इकोनॉमिक आर्थिक न्याय मिलेगा और पॉलिटिकल राजनीतिक न्याय मिलेगा, ठीक है। सोशल यानी सामाजिक न्याय, समाज में उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ भेदभाव किया है समाज ने, या किसी व्यक्ति ने उसके पैसे मार लिए हैं, ठीक है, तो उस टाइम भी वो जाके न्याय मांग सकता है। पॉलिटिकल, मान लो राजनीतिक भेदभाव किया गया है किसी के साथ, किसी को इलेक्शन में नहीं खड़ा होने दिया, या कुछ और जो चीज़ें हैं वो हुई हैं, ठीक है। या फिर आप मान के चलो सभी को इक्वल वोटिंग राइट्स हैं, अगर कोई किसी को वोटिंग राइट ना दे या कोई किसी को वोट ना डालने दे तो उस केस में भी वो न्याय मांगने जा सकता है कोर्ट के अंदर। लिबर्टी का मतलब होता है भाई आज़ादी, ठीक है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? आज़ादी। तो जो आपकी आज़ादी है यहाँ पे आपको दी गई है भारत के संविधान में कि आप आज़ाद हैं कुछ भी सोचने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी चीज़ में भी विश्वास रखने के लिए, किसी धर्म में विश्वास रखने के लिए, पाठ पूजा करने के लिए। किसी भी तरीके से आप पाठ पूजा करें, चाहे हाथ जोड़ के करें, चाहे नमाज की तरह करें, चाहे सिखिज़म में जिस तरीके से पाठ पूजा करी जाती है उस तरीके से भी आप अपने आपकी पाठ पूजा कर सकते हैं, सॉरी भगवान के पाठ पूजा कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी सोच सकते हैं, पर हाँ अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए भाई किसी दूसरे को नुकसान मत पहुंचा देना, इतनी भी आज़ादी नहीं है। यहाँ पे क्या कहा गया है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं या जितने भी अधिकार आपको दिए गए हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी उनके ऊपर भाई कुछ रोक है। यानी आज़ादी तो है पर अपने तक सीमित है। ऐसा नहीं है कि आपकी आज़ादी के चक्कर में आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा दो। अगर ऐसा करते हो तो वो आपकी लिबर्टी के अंडर नहीं आता, क्योंकि आपकी लिबर्टी तो आपने शो कर दी पर आगे वाले की लिबर्टी तो आप खा गए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। इक्वेलिटी की मतलब इक्वेलिटी का मतलब है समानता। तो किस चीज़ की समानता की बात करी गई है? स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। अब ऐसा नहीं है कि अलग अलग जो कैटेगरी के लोग हैं वो अनइक्वल हैं, या आप कह सकते हो कि उनका स्टेटस इक्वल नहीं है। भारत के संविधान की नज़र में हर एक व्यक्ति का स्टेटस जो है वो इक्वल है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, और हर एक व्यक्ति को भारत का संविधान इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। मान लो गवर्नमेंट जॉब में आप लगना चाहते हैं भाई, तो भारत का हर एक नागरिक है उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, वो एग्जाम दे, एग्जाम को फोड़ दे और उसके बाद जॉब लग जाए। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है ना। ऐसा तो नहीं है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है कि भाई सिर्फ SC कास्ट के लोग भरेंगे, ST के नहीं भरेंगे, या उसमें देखो सीट रिजर्वेशन है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपका एब्सोल्यूट नहीं है। क्या नहीं है? एब्सोल्यूट नहीं है फंडामेंटल राइट्स, यानी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है पर कुछ लोगों को थोड़ा सा कंसेशन दिया जा सकता है, रिजर्वेशन दी जा सकती है, वो एक्सेप्शन में आ जाता है। तो हर एक चीज़ भाई यहाँ पे एक्सेप्शन के साथ ही हम चलेंगे। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, तो ये वही भाईचारा है। फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड।
चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे ज्यूइश हो, चाहे यहूदी, कुछ भी हो, हम सभी सबसे पहले क्या हैं, इंडियंस हैं। और इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो कि आज के टाइम कहीं ना कहीं हम ध्यान नहीं रखते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल मूव हैं जो सरकार के द्वारा चले जाते हैं, और अलग अलग जो रिलीजन के लोग हैं उनको भड़काया जाता है। जैसे मुस्लिम्स को किसी और के खिलाफ भड़का देंगे, हिंदू को मुस्लिम्स के खिलाफ। भाई ये चीज़ें तो अंग्रेज भी कर रहे थे, तुम अलग क्या कर रहे हो फिर? अगर भारत के अंदर ऐसी सरकार आती है कोई जो आपको धर्म के नाम पे भड़काती है, धर्म के नाम पे आपसे वोट मांगती है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप उस सरकार को ना चुनें, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। अगर आपसे धर्म के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं तो यानी कि आपको डिवाइड किया जा रहा है। और आपने सुना भी होगा, और मैंने फर्स्ट जो क्लास थी हमारी उसके अंदर बताया था कि जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, उसमें क्या किया था, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए, यानी मुस्लिम्स जो हैं उनको अलग कर दिया गया हिंदुओं से, ताकि ये हमारे लिए काम आ सकें, हमारे लिए लड़ सके। अंग्रेजों ने ये सोचा। अब सेम काम ये किन के साथ हो रहा है, ये हो रहा है हम हिंदुओं के साथ में। तो भाई मैं तो यही कहूँगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो धर्म पे नाम पे वोट मांगती है उसको वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान सारे एक हैं और हम भी एक हैं। हमें पता है कि हमारे श्री राम हैं, हम सभी चीज़ों की, सभी धर्मों की पाठ पूजा करते हैं, उनको मानते भी हैं। तो एज एन एजुकेटेड सिटीज़न ऑफ इंडिया ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हम काम के नाम पे वोट दें, ना कि भगवान के नाम पे, क्योंकि भगवान तो हम सभी के हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम उनको अलग अलग नाम से जानते हैं। सिखिज़म में अलग नाम से, इस्लाम में अलग से, हिंदू धर्म में अलग से। और हम हिंदू तो जाने ही इस चीज़ के लिए जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा उदारवादी हैं, औरों की भलाई करके हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो भाई अगर आपको ये ओपिनियन सही लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे पॉलिटिकल मूव जो हैं वो चले जा रहे हैं। इस करके मुझे लगा कि ये सही नहीं है जो मेरे देश में होना चाहिए था। ठीक है, ये सही नहीं हो रहा। नेक्स्ट आते हैं भाई, चलो यहीं बता देंगे अब तो कोई नहीं, भावनाओं में बह गए थे हैं। चलो अब इसमें लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर दिया, ठीक है, और अपने आप को समर्पित कर दिया भारत के लोगों के प्रति। तो कब अडॉप्ट किया, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट कर दिया। और जो एनफोर्स है यानी कि जो लागू है वो हुआ 26 जनवरी 1950 से। तो आई थिंक ये चीज़ तो आपको क्लियर है ही। तो जितने भी स्टूडेंट जिनको ये बातें नहीं पता थी, तो एक तो ये वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कितने टाइप के जस्टिस की बात करी गई है, 3 टाइप के। लिबर्टी कितने टाइप की है, 5 की, 1 2 3 4 और 5। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी की बात करी गई है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, ऐसी बातें, ऐसी चीज़ों को हमें प्रमोट करना चाहिए जिससे हमारे देश की अखंडता बनी रहे। अब आते हैं, अब कई बार क्वेश्चन आया कि प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अमेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बार जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, और इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो बातें हैं वो कही। जैसे एक केस गया बेरूबारी यूनियन केस 1960 में, और क्वेश्चन पूछा सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट साहब बताओ क्या प्रीएम्बल पार्ट है या नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर पार्ट है तो क्या इसमें चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलिए बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपने भाषा के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब 1960 में, आपको 2 चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे कि बेरूबारी यूनियन केस कब हुआ, 1960 में। और यहाँ पे क्या जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की कि प्रीएम्बल जो है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बात हमें याद रखनी होगी। तो बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, यानी अपने निर्णय को दोबारा से देख सकती है, अगर उसमें बदलाव करना चाहे तो कर सकती है।
दोबारा से फिर केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। तो केशवनंद भारती केस 1973 में दोबारा से ये बात पूछ खड़े हुए, बोले बताओ जी दोबारा से प्रियम्बल पार्ट है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने विचार विमर्श किया, सोच विचार किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सुनिए मेरे द्वारा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। ठीक है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट है किस चीज का, कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। केशवनंद भारती केस, अगर पूछे केशवनंद भारती केस कब हुआ 1973, क्या जजमेंट आई, प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। बोले ठीक है अब प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का तो यानी इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, और अमेंडमेंट फिर करी गई 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अमेंडमेंट कर दी, अब दोबारा से फैसला चला गया। बोले यार सब कुछ बदल सकते हैं क्या इसमें, सारा प्रियम्बल ही चेंज कर सकते हैं क्या। वो बोले नहीं रे मूर्ख हो क्या, सारा थोड़ी ना करोगे। तो दोबारा से केस गया LIC ऑफ इंडिया केस 1995। सुप्रीम कोर्ट बोली यार ये तो पागल हो गई, बारी बारी केस भेज रहे हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, ठीक है, क्या बात कही सुनिए। प्रियम्बल इज एन, अच्छा पेंसिल खराब होगी क्या कही, प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है यानी अखंड सॉरी भाई गला खराब है थोड़ा सा और मैं नहीं चाहता कि क्लासेस बीच में रहें, सिलेबस हमारा जरूरी है कंप्लीट होना। तो LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में क्या कहा गया कि प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, यानी आप इसको हटाना चाहे ना तो हटा नहीं सकते पर चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये बात यहाँ पे कही। तो इस चीज़ को याद रखेंगे भाई हम सभी। अब बात करते हैं PDF की, तो PDF तो आप यहाँ से ले ही सकते हैं, बताने की ज़रूरत है ही नहीं बारी बारी। जो अमेंडमेंट है इसके अंदर वो आर्टिकल 368 के अंडर नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बदल दोगे इसके अंदर। अब देखो प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, पर कई बार क्या होता है आपको सामाजिक आर्थिक या राजनीतिक न्याय नहीं भी मिल पाता है। ठीक है, कई बार आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि आप को न्याय नहीं दे सकती सरकार या कोर्ट, अगर हम बात करें बेसिकली कोर्ट ही कहेंगे। ठीक है, तो आपका जो प्रियम्बल है वो नॉन जस्टिशिएबल है और नॉन एनफोर्सेबल है, यानी कुछ बातें ऐसी लिखी गई हैं जो आपकी लागू नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ बातें आपकी ऐसी हैं जिनके बेसिस पे आप न्याय मांगने नहीं जा सकते। ठीक है, नॉन जस्टिशिएबल का मीनिंग ये है, और नॉन एनफोर्सेबल यानी ऐसी बातें जो लागू होने लायक नहीं है या जो लागू नहीं हुई हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि प्रियम्बल जो है वो एनफोर्सेबल है या नहीं है, प्रियम्बल जस्टिशिएबल है या नहीं है, तो वो भी हम बता देंगे कि नॉन जस्टिशिएबल और नॉन एनफोर्सेबल हैं आपके, कौन, प्रियम्बल साहब। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए 2-4 क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूं, इनका जवाब देने का कोशिश करें। ठीक है, जवाब देंगे क्या, आइडिया ऑफ प्रियम्बल, कि प्रियम्बल का जो आइडिया है वो आपने कहाँ से लिया है। तो प्रियम्बल का जो आइडिया है वो लिया है हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। भाई जरूर 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 जो प्रैक्टिस सेशन है उसको अटेंड करें, अदरवाइज आपके क्वेश्चन मिस हो सकते हैं 1-2। वहाँ पे मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है वो लेने की कोशिश करी है, और डेफिनेटली अगर वो प्रैक्टिस सेशन अटेंड करके जाते हैं तो मैं विकास तंवर इस चीज़ की गारंटी लेता हूं कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहेंगे, और आने के बाद आप मेरा शुक्रिया भी अदा करेंगे भाई, पक्की बात है। ठीक है, एक बार बस विश्वास करें और क्लासेस को रेगुलर अटेंड करते रहें। बाकी आपकी मर्जी है भाई, सिलेक्शन आपका है, मेहनत आपकी है, सब कुछ आपका है, आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट है हु सेड, किसने कहा प्रियम्बल एज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रियम्बल जो है वो तो आइडेंटिटी कार्ड है। तो ये बात किसने कही, तो ये बात आपकी इन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी NA पलकी वाला जो है उन्होंने ये बात कही थी कि जो प्रियम्बल है वो तो आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट एक्ट 3 वर्ड्स एडेड, कौन सी अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ये 3 वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ऐड किए गए।
तो जैसा कि मैंने बताया था पीछे अभी थोड़ी देर पहले, तो क्या था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी ऑप्शन नंबर बी में ये बात लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा भाई, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। When was preamble adopted? कब प्रियम्बल अडोप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? तो ये बात हम सभी को पता है, प्रियम्बल उसी दिन अडोप्ट किया था जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट किया, और कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट किया था 26 नवंबर 1949, ठीक है। और प्रियम्बल भी इसी दिन अडोप्ट किया गया। और आपका लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट है जो आइडिया है जस्टिस का, वो हमने कहाँ से लिया है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। तो अगर हम बात करें आइडिया कि हमने ये जो आइडिया है जस्टिस का ये कहाँ से लिया है, तो ये हमने लिया है रशियन रेवोल्यूशन से। कहाँ से लिया था, ये लिया था रशियन रेवोल्यूशन से। और ये रशियन रेवोल्यूशन हुई कब थी, तो ये हुई थी 1917 में। तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन से हमने आइडिया लिया। और जस्टिस 3 टाइप के हैं, सोशल, चलो मैं लिख देता हूं यार परमानेंट उससे, सोशल, इकोनॉमिकल, ECONOMI, हाँ, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, 3 टाइप के जस्टिस की बात करी गई है प्रियम्बल में। नेक्स्ट है प्रियम्बल इज ए, क्या नॉन जस्टिशिएबल है, बिल्कुल सही है। नॉन एनफोर्सेबल है, बिल्कुल सही है। तो यानी बोथ ए और बी हो जाएंगे आपके, ये आपका आंसर रहा भाई, ठीक है। इसको मिटा देते हैं यार, अच्छे से नहीं लिखा गया ये। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्रियम्बल, इनमें से कौन सा रिलेटेड है प्रियम्बल से। LIC ऑफ इंडिया केस प्रियम्बल से रिलेटेड है, जी बिल्कुल सही है। भैरूबारी यूनियन केस प्रियम्बल से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल सही है। केशवनंद भारती, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका आंसर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तीनों को, ये तीनों जो है वो प्रियम्बल से ही रिलेटेड है। अब कौन से में प्रियम्बल को पार्ट माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन का और कौन से में नहीं माना गया, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे मेरे भाइयों। नेक्स्ट है जो आइडिया है लिबर्टी का, इक्वेलिटी का, फ्रेटर्निटी का, कहाँ से लिया, ये हमने लिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। कहाँ से लिया था भाई, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। तो फ्रांस जो है या फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वहाँ से लिया था। और बेसिकली ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये चली 1789 से 1799 तक, क्योंकि 1789 में स्टार्ट हुई थी। और जो आपके राजा थे वहाँ के लुई 16 बर्बन डायनेस्टी के, उसको मारा गया। और उसके बाद हिटलर, वो नेपोलियन आया, फिर नेपोलियन को डिथ्रोन किया, और वो सारी चीज़ें फ्रांस में चलती रही। वो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक हो जाता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज़ की, अभी पॉलिटिकल साइंस की। तो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को करेंगे। आई थिंक चीज़ें जो हैं आपको समझ आ रही होंगी अच्छे तरीके से। अगर किसी भी बंदे को, किसी भी भाई को डाउट है तो पूछ सकता है इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, देखो PDF रिवीजन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप नोट्स बनाओगे तो एक तो टाइम लगेगा, और दूसरी बात ये है कि आप जब नोट्स बनाओगे तो क्लास में मैंने क्या बताया है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कम होगा, क्योंकि नोट्स बनाने पे आप ध्यान दोगे तो मेरे अकॉर्डिंग पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनो, और कहाँ पे मैंने क्या चीज़ बताई है वो आपको याद होनी चाहिए। और जब PDF आप खोलो, हाँ मैं ये कहूँगा फ़ोन में ना पढ़ के आप इसकी क्या कर सकते हो, PDF की हार्ड कॉपी निकाल सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है तो। अदरवाइज आप फ़ोन में भी पढ़ सकते हो अगर आप पूरे डेडिकेटेड हो अपने सिलेक्शन को लेके, ठीक है। तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी फ़ोन में भी। तो भाई हार्ड कॉपी निकाल लें या फिर आप फ़ोन में पढ़ें, पर इस PDF में आपको पता होना चाहिए कहाँ पे मैंने क्या शब्द यूज़ किया है, और उन्हीं वर्ड्स की हेल्प से आप हर एक शब्द, हर एक चीज़ जो है वो समझ पाएंगे। आई थिंक सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्रैक्टिस सेशन जो है वो ज़रूर अटेंड करें। जय हिंद, जय भारत।